बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक की दूसरी नशिस्त से आपको खुशामदीद कहते हैं। कंटोनमेंट बोर्ड के जो इंतखाबात हुए उस पर जो है वो ज़रा वो राज जानने की कोशिश करते हैं कि जो पीटीआई है वो तो बहुत बुरे हालात में तसव्वुर की जाती है, और जो नताइज आए सामने उससे भी यही लगता है कि शायद वोटर को कोई गुस्सा है। लेकिन गुजरांवाला में ऐसी क्या जादू की छड़ी चली कि मतलब वहाँ से पीटीआई इलेक्शन जीत गई। 10 में से 4 नहीं है रे, 6 जीते हो तुसी। तो वो जनाब हमारे यहाँ ये होता है, जिस तरह पहली वाली जो थी नशिस्त उसमें हमने बात की थी कि गुमनाम सिपाही क्यों रहे। हाँ। ਤੁਹਾਨੂੰ अगर पता चल गया है कि यार के कार्रवाई ये बंदे ने पाई है, मतलब है पुल ए बंदे ने उड़ाया। पाना नेगेटिव लफ्ज समझा जाता है। अच्छा नहीं, नहीं वो वारदात होता है। देखें ये जो छापा मार कार्रवाई होती है ना, ये पॉजिटिव ही होती है। अच्छा तो वो सामने आना चाहिए। नुमान चट्टा साहब, आप ये बताएं कि आपकी गुजरांवाला में बुनियादी बात कि जिम्मेदारी क्या थी, आपने करना क्या था वहाँ पे पार्टी की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। पहली जिम्मेदारी तो मेरी एज ए पार्लियामानी बोर्ड के कन्वीनियर की थी। ओके, कि हमने टिकटें बांटनी थी। ठीक है। जब हमने टिकटें बांटी तो फिर हमने उसके बाद इलेक्शन कैंपेन को लेके चले, और मैं इसमें पार्टी का फोकल पर्सन भी था आगे कैंपेन के हवाले से भी। ठीक है। तो इसमें 2-3 जिम्मेदारियां में, एक मैं तीसरा मैं ज़िले का जनरल सेक्रेटरी भी था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हूँ। तो ये तीनों कैपेसिटीज़ के अंदर मैंने इसमें कलीदी किरदार अदा किया। पार्टी लीडरशिप ने की मेहरबानी, उन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया, मेरी जिम्मेदारी के साथ रोज़ डेली बेसिस पे मोटिवेट भी किया। और बल्कि वज़ीर आज़म साहब ने मेरा ख्याल है वो मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਂ ਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ लेकिन वो ना नहीं टाड़ा उन्होंने बाहर निकल देता। नहीं, ऑब्वियसली उसके अंदर और भी दोस्त हैं, मैं अकेला नहीं था। ऑब्वियसली पहली बात यह है कि हमारे उस हल्के के मैंने एमपी के टिकट होल्डर भी थे, हमारी ज़िले की तंजीम भी थी, हमारे और भी दोस्त थे। तो ये वन मैन शो तो है नहीं था। नहीं एडे चैंपियन होंगे तो फिर कोई सीट उतो कढ़ भी लेंदे ना। मतलब भाई साहब मैं गलत कह रहे हैं? नहीं केड़ी केड़ी सीट गुजरांवाले चो बट साहब दस के गए ने थोड़ी देर पहले इलम च दफा करके गए ने कि पीटीआई एक भी सीट गुजरांवाला डिवीजन से नहीं जीती थी 2018 के इलेक्शन। जिला में हाँ डिवीजन में हम जीते हैं। हाँ जिला वो मेरी सर अंग्रेजी कमजोर है, डिवीजन दे जिला में मिक्स कर जिले। लेकिन चले टू द पॉइंट, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इसके अंदर अगर हम मुझसे पूछे कट शॉर्ट करके कि पीटीआई की कामयाबी की वजह, हाँ जी, देखिए वोट तो है। अच्छा जी, वोट तो था, हमने सिर्फ इलेक्शन को बेहतर तरीके से मैनेज किया। ओके, मैनेज करने की डेफिनेशन स्टार्ट्स फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट्स। ठीक है, हमने टिकट अच्छे तरीके से बांटी। हमारा जो नेगेटिव में आ जाता, आप कहीं लड़ा कंटेस्ट इलेक्शन आई, मैं आपकी बात को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, लेकिन उसको कॉन्टेस्ट करना है तो सिर्फ होता है इलेक्शन को लड़ना। इसमें आपने पूरी कैंपेन को भी मैनेज किया ना। मैं वो इलेक्शन मैनेज उस सेंस में नहीं कह रहा जिस सेंस में यहाँ समझा जा रहा है कि धांधली की कैंपेन भी आपने मैनेज करनी है। आपने इसमें आपकी राइट सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट से ये स्टार्ट हुई, ठीक है, और इलेक्शन डे वाले दिन तक आपकी पोलिंग स्कीम तक जो आपने अपने वोटर्स को निकालना है, अपने कैंडिडेट्स को मोटिवेट करना है थ्रू आउट द कैंपेन। आपने ये देखना है डे टू डे एनालिसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो मैं समझता हूँ कि गुजरांवाला में जो हम चीज़ जिसको हमने देखा बड़े गौर से, जिसको मैं डेली सुपरवाइज किया, वो था कि हमारी हर दिन के साथ हमारी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी 10 के अंदर एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या पोजीशन जा रही है, पब्लिक ओपिनियन क्या डेवलप हो रहा है। जहाँ भी पब्लिक ओपिनियन हमारा होता था, फिर मैंने अपने तौर के ऊपर 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, 4 हिस्सों में इलेक्शन के इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को। नंबर 1 जो हम जीत रहे थे फ्रॉम डे 1, नंबर 2 जो हम जीतने के करीब थे लेकिन मार्जिन बड़ा थीन था, यानी कि जिसके अंदर ये था कि यार हम जीत सकते हैं, इधर मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत है। तीसरी कैटेगरी वो जहां हम हार रहे थे लेकिन बहुत सारे थोड़े मार्जिन से पब्लिक ओपिनियन ये था कि ये पीटीआई सीट नहीं जीतेगी। चौथा वो था जिसमें यह था कि यार ये पीटीआई की कॉन्स्टिट्यूएंसीज बड़ी वीक हैं। तो मैंने जो ज़्यादा फोकस किया उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के ऊपर किया जो हम नैरो मार्जिन से जीत रहे थे
या नैरो मार्जिन से हार रहे थे, उसके ऊपर ज़्यादा एनर्जीज पुट की और अल्लाह का शुक्र है कि वो हमने सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज विन कर ली। ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ कि राइट सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट से लेकर इलेक्शन के दिन तक मोटिवेशन करनी है अपने कैंडिडेट्स को। हाँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने अपने तौर के ऊपर मैंने एक दिन भी अपने कैंडिडेट्स को ये फीलिंग नहीं दी, जाकर उनको नहीं बताया कि आप हार रहे हैं। मैंने उन्हें हर रोज़ यही कहा कि आप जीत रहे हैं, थोड़ी सी एफर्ट और करें, इंशाल्लाह आप जीत जाएंगे। सर जी रजी साहब एक गल दसो, चट्टा साहब की बात से आपको लग नहीं रहा कि ये जो पार्टी है इसमें जो तंजीम एक जो होती है ना, मैनेजमेंट, वो इतने बोर्ड्स में से अगर हारी है तो इसका मतलब ये है कि पार्टी ने कोई सीरियस नहीं ले रहा, जिस तरह चट्टा साहब ने सीरियस लिया सी इस काम, फिर तो यही मतलब है ना। देखें, बात ये है कि हमारे यहाँ जो भी सियासी जमात इक़्तिदार में आती है वो सबसे पहले ये करती है कि वो तंजीमें तोड़ देती है। अच्छा। और आपको याद हो कि इमरान खान साहब ने भी यही काम किया था। हाँ, नवाज शरीफ साहब ने भी तंजीमें तोड़ी थीं और जब तक वो फारग नहीं हुए तब तक उन्होंने तंजीमें नहीं बनाई दोबारा। ये की वजह नहीं। ठीक, उसकी वजह ये होती है कि पार्टी का ओहदेदार जो होता है ना, वो फिर स्टेक होल्डर बन जाता है और वो फिर कोई मतलब कि एमएनए और एमपीएस के अलावा उसको भी एंटरटेन करना पड़ता है। ये हमारी सियासी पार्टियां लोकल इलेक्शन से क्यों भागती हैं? अब इमरान खान साहब भी भागेंगे, ठीक है, अब देख लीजिएगा, खबरें आना शुरू हो गई हैं। वो क्यों भागेंगे? वो भाई ये जो एमपीए एमएनए हैं 1000 के करीब, ये मैनेज नहीं हो रहे थे, 10-20 हज़ार बंदे और खड़े कर लो जो हर कोई कहे कि मैं भी स्टेक होल्डर हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब जी है, ज़रा मेरी भी गल सुन। ठीक है, ये एक मिजाज है हमारे सियासतदानों का। मैं इसमें किसी को सिंगल आउट नहीं कर रहा, हर एक के अंदर ये मिजाज है, शहाना मिजाज है। एक बात, ठीक है, तो आपके सवाल का तो ये जवाब हो गया। चट्टा साहब ने जो फरमाया है, ठीक है, मैं चट्टा साहब को एक और गल मासूम आदमी है, ठीक है, हाँ। इन्होंने ये कह के कि हमने बेहतर काम किया और इस तरह किया, इसका एक दूसरा भी मतलब है जो हम गुफ्तगू से पहले कर रहे थे कि बाकियों ने काम नहीं किया। वही, हाँ है, बाकियों ने ये काम नहीं किया और इनकी पार्टी के ऊपर जाने की यही वजह है कि इनकी इस बात को नहीं लिया जाना कि इन्होंने जीता है। ये सानू कहता ही कि इन्होंने कोई काम नहीं किया। हाँ, ठीक है ना, मतलब इसका मतलब है काम करके भी खतरे च अगर हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर बाकी तंजीमें प्रॉपरली मैनेज करती तो वो वाली सूरत हाल ना होती पीटीआई की जो हुई। ठीक है ना, बेहतर कैंडिडेट होते, जैसे कि ये जो लाहौर में ये जो ख्वाजा साद रफीक साहब ने जो मैनेजमेंट की है, उन्होंने एग्जैक्टली यही मैनेजमेंट की कि कैंडिडेट को और लाहौर में तो किया। ये भी कहा जा रहा है कि वो उनको चैलेंज करने वाला कोई नहीं था, आगे पार्टी कोई नहीं थी। नहीं, और जो सामने थे जो पीटीआई थी, ज़ाहिर है उनके मुकाबला था, पीपल्स पार्टी का तो मुकाबला नहीं था इन इलेक्शन के अंदर, पीटीआई की नहीं कंटेस्ट करना था। उनके आखिरी दिन तक कैंडिडेट नहीं थे, उनके 3 कैंडिडेट एक सीट पे खड़े हुए थे। वो अलग बात है कि पीटीआई नजरियाती के नाम, वाह वो देखिए ना वो जो रिजल्ट्स आए, उसमें पीटीआई नजरियाती भी कोई 250-300 वोट लेके बैठा हुआ उसका कैंडिडेट। ठीक है ना, और कहा, वो जब हमने रिपोर्टर से पूछा तो उसने कहा जी ये 2 और भी हैं इस हल्के के अंदर पीटीआई के जो खड़े हुए थे। राइट, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे किसी ने प्रॉपरली पेन लेके उनको मैनेज नहीं किया। राइट, सही। एक तो ये बात हो गई। तीसरी बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर ना पॉलिटिकल कल्चर नहीं है। पॉलिटिकल कल्चर में होगा तो एक सियासी पार्टी होगी, उस सियासी पार्टी की लोकल क़यादत होगी, वो क़यादत मैनेज करेगी, अपनी मरकज़ी क़यादत के साथ जुड़ी होगी, उनको बताएगी कि जी यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब आप पावर में होते हैं तो आपके नीचे 4-5-6 एजेंसियाँ होती हैं, आप उनसे रिपोर्ट तलब करते हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर अपने कैंडिडेट का फैसला वहाँ पे बैठे कर देते हैं। ठीक है, अब शहबाज शरीफ साहब आपको जो उठाने आए थे और मुझे जो उठाने आए थे, उनसे तो रिपोर्टें तलब की जाती हैं और उनकी इल्मी लियाकत आपको भी पता है और मुझे भी पता है। राइट, तो उनकी इल्मी लियाकत की बुनियाद के ऊपर जो रिपोर्टें गई होंगी उसकी बुनियाद पर जब फैसला साजी करेंगे तो फैसला साजी फॉल्टी होगी। नहीं, ये ट्रेजेडी है। अब देखें ना, बात ये है, मैं चट्टा साहब आपसे एक बात पूछ के फिर इमदाद सुमरो साहब की तरफ जाना चाहता हूँ।
आपके ख्याल में ये जो इलेक्शन था, वैसे तो ये बड़ी वो कहते हैं ना प्राइमरी पॉलिटिक्स है ये वाली, तो लेकिन उसके बावजूद इस इलेक्शन में जो वोट पड़ा है, क्या बरादरी के नाम पे पड़ा है, क्या सियासी वो जो एक होती धड़ेबंदी के नाम पे पड़ा है, क्या लोगों का हुकूमत की कारकर्दगी जहन में थी नहीं थी, क्या था? ये सारे फैक्टर्स हर इलेक्शन में होते हैं जी। ओके। जितना बड़ा इलेक्शन होगा उतने ये फैक्टर्स, जिस तरह बरादरी का फैक्टर वो उतना प्रीडोमिनेंट नहीं रहता, उतना लोकल महल्ले की सियासत में ज़ाती ताल्लुक बड़ा मैटर करता है। ये नेशनल असम्बली के इलेक्शन में भी मैटर करता है कि आपके लोगों से कितने वेल कनेक्टेड हैं, लेकिन उसका इम्पेक्ट उतना नहीं होता ज़्यादा, क्योंकि हल्का बहुत बड़ा होता है। 10 लाख की पॉपुलेशन है। ये हल्के थे, गुजरांवाला में एवरेज जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो 7-8 हज़ार की थी। मैं रज़ी साहब की बात का ज़रूर क्लैरिफाई करना चाहूँगा। देखें, हमारी गुजरांवाला की बात हो रही है, मुझे नहीं पता लाहौर में क्या हुआ, कैसे इलेक्शन लड़ा गया। हम गुजरांवाला के सबाब गुजरांवाली जो कंटोनमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, उसमें जो चीज़ें हमने की, जब जीतेंगे तो इसका मतलब है, मैं ये जब कह रहा हूँ हमने बेहतर मैनेज किया, तो वो हम अपने ओपोनेंट्स के मुकाबले में बात करेंगे। मतलब ये है कि मुझे इस दफ़ा गुजरांवाला के अंदर नून लीग का शराजा बिखरता हुआ नज़र आया। और जब भी जहाँ भी आप हारती हैं ब्लेम शुरू हो जाती है। गुजरांवाला भी नून लीग में ये हुआ। और एक और मैं चीज़ आपको बताऊँगा जो हो सकता है आपके नोटिस में ना हो, कि हमने सिर्फ लोकल इलेक्शन लड़ा है। हमारा कोई MNA MP इलेक्टेड नहीं था गुजरांवाला में, लेकिन नून लीग के 20 MP MNA थे। कैन यू बिलीव, जिनमें 3 वफाकी वजीर बेरे हुए थे। उस हल्के का जो सिटिंग MNA है गुजरांवाला कंटोनमेंट में, वो भी लास्ट टाइम के लॉ मिनिस्टर थे, महमूद बशीर विरक साहब। ठीक है। खुरम दस्तगीर साहब एक बड़ा नाम है मुस्लिम लीग नून का। उस्मान इब्राहिम साहब वफाकी वजीर है, 3-4 सूबाई वजीर भी रहे थे। और वो पूरे के पूरे 20 के 20 MNA हर जलसे में भी शिरकत MP MNA करते रहे हैं। उसकी निस्बत हम लोग लोकल की आदत में नहीं सारा इलेक्शन लड़ा। और एक और चीज़ मैं लास्ट पॉइंट ज़रूर ऐड करूँगा कि जीत की प्राइमरी वजह कि गुजरांवाला में PTI ने बड़ा एक ख़ास कट्ठे मिल के इलेक्शन लड़ा, कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था। और मैंने कोशिश जो मेरा प्राइमरी रोल था उसके अंदर मैंने कोशिश भी ये की कि मैं अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड का कन्वीनियर था तो मैंने बिल्कुल उधर ये कोशिश नहीं की कि मैं कोई टिकट अपनी मर्जी से दूं। मैंने ये कोशिश की जो लोकल MP और MNA के टिकट होल्डर उस बोर्ड के मेंबर हैं उनकी राय को अहमियत दी जाए, क्योंकि वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। लोग उनके नाम पे वोट देंगे, अगर किसी इंडिविजुअल को वोट देंगे, तो अगर हम उनकी राय को अहमियत नहीं देंगे, मैं उधर टिकटें अपनी मर्जी से दे दूंगा तो इलेक्शन कौन लड़ेगा। मैं समझता हूँ कि आपने अपनी थोड़ी सी, मैं जनरली मेरा बिलीव है कि कॉमन सेंस अगर आप अप्लाई करें तो आपके 90% काम बेहतर मैनेज हो जाते हैं। नून लीग वालों ने और वोट, मैं एक बात महंगाई की होती है, बड़ी बात हो रही है भाई, मुझे कैन यू बिलीव कि मैंने तकरीबन 7 जुलाई को हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड बना, हमने तकरीबन 11-12 अगस्त को टिकटें ने जुलाई के अंदर एंड में टिकटें फाइनल कर दी थी। 1.5 माह की एक्टिव कैंपेन में, जिसमें एवरेज 10 से 12 घंटे डेली कैंपेन में, मुझे एक भी बंदा नहीं मिला जिसने कहा हो कि जटा सा महंगाई का इशू है। अच्छा, एक बंदा भी नहीं ऐसा मिला। और मैं पर्सनली ये समझ, बहुत सौखे लोग हैं। मेरा ख्याल है महंगाई चलें, ये कहला था डिबेट चली जाएगी हमारा, चूंकि आज पॉइंट सिर्फ कंटोनमेंट का, तो हम उसी पे रहते हैं। नहीं थोड़ा खोल लेते हैं, कोई बात नहीं, वो नहीं ठीक है। तो लिहाजा मेरी नज़र के अंदर अल्लाह का शुक्र है कि हम, और जहाँ तक रहा कि बात हारने की, एक और थोड़ा सा चीज़ों को डायरेक्ट नैरेटिव में देखें। हम PTI बहुत सारे बोर्ड अगर हारी है या मुल्तान है, अगर PTI उधर नहीं जीती तो नून लीग भी नहीं जीती। आज़ाद जीते हैं ना। नून लीग कितने बोर्ड जीती है, ये भी एनालाइज करें कि नून लीग ने खुद कितने बोर्ड जीती हैं। लाहौर के अलावा मुल्तान, अगर मैं सियालकोट में, हाँ, एक नुक्कर से दूसरी नुक्कर 2 बोर्ड। नहीं फिर देखो PTI पेशावर में 1 सीट ले सकी। मैं तो अभी पंजाब की बात कर रहा हूँ, लेकिन उधर नून की कितनी है? नून दे नहीं याद नहीं। देखें बात बड़ा क्या नहीं तुसी अपनी गल करो ना, नून नहीं छोड़ो। एक आपका शहर था, कंपैरिजन है हमारा। देखें इसके अंदर, ये अगर आज़ाद जीते हैं तो इसका मतलब है कि तो नून लीग हमसे ज़्यादा पॉपुलर नहीं है ना। हमारा तो, हमने तो अपना आइंदा इलेक्शन भी पीपल पार्टी से थोड़ा लड़ना है।
नून लीग ना लड़ना। हाँ, नॉन पीपल पार्टी के आप कैंडिडेट देख लें, गुजरांवाला में 2-3 सीटों पे खड़े हुए थे, किसी ने 35 वोट लिए, किसी ने 22 वोट लिए। फारग हो गई। सर अपना इमदाद सुमरो साहब, ईवीएम के बगैर, इसका मतलब है कि ईवीएम के बगैर भी जो है पीटीआई, वो अगर नुमान चट्टा साहब जैसे जिस तरह चीज़ें मैनेज की हैं, अगर इलेक्शन मैनेज कर ले तो फिर पीटीआई तो जीत जाएगी। महंगाई का तो कोई पूछा नहीं इंडिया, कोई परफॉर्मेंस को देख ही नहीं रहा। ये क्या ख्याल है अगर इसको हम मॉडल, इस गुजरांवाला बोर्ड को अगर हम मॉडल मान लें? महंगाई जो है ना सर, हाँ, महंगाई बल्दियाती इलेक्शन का इशू नहीं है। ओके। महंगाई सूबाई और फेडरल इलेक्शन का इशू होता है। ये गली मोहल्ले का इलेक्शन है आपके, तो वहाँ लोग अपने ताल्लुकदारी के साथ, जिस तरह चट्टा साहब हैं, अगर महंगाई पिंडी में भी फिर लोगों को महंगाई नज़र ना आती। ये एक लोकल डायनामिक्स होते हैं सिलेक्शन के। ठीक है ना, एक पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये कि ईवीएम सर, अब ईवीएम जो है वो, मतलब ईवीएम वो वाला इशू है कि जिसके ऊपर आपकी जो है इलेक्शन कमीशन, उसके साथ आपने सामने खड़े आज ही यार, यानी जो कल जुम्मे को कौमी असम्बली का इजलास था, जिसमें तहरीक पेश होनी थी कि जो बिल है इंतखाबी इस्लाहात का, वो अब जॉइंट सेशन में जाएगा, क्योंकि सेनेट में लैप्स हो गया। सेनेट स्टैंडिंग कमेटी रिजेक्ट कर दिया। वो जाना था, जाने के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है कि जी तहरीक पेश होनी है, तो वहाँ पर अपना नंबर पूरा नहीं कर सके कोरम का बिल के, वो नहीं, बिल तहरीक सिर्फ पेश होनी थी अभी उसके। नहीं, वो हो सकता है ना सर रईस साहब कि ट्वीट वे वो हो सकता है कि वो उन्होंने सवेरे पता चल गया है ना कि न्यूजीलैंड वाली टीम कार्रवाई पा रही है। ये भी मुमकिन है। अच्छा, लेकिन दूसरी बाजा साहब हंस रहे हैं, बड़ी सीरियस गल है यार। मतलब अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो तहरीक इंसाफ का अलमिया है ना, वो यही रहा है कि मेहनत कोई कर रहा होता है, अचानक पता चलता है कि नहीं, ये नहीं, अब ये आएगा। उमर चीमा ना बड़ी मतलब ओवरऑल पीटीआई का, तो यहाँ पे उमर चीमा का बड़ा दुख है। यहाँ पे जो पीटीआई के ओरिजिनल लोग थे, उन्होंने अगर वो आए हैं, काम किया है, तो अब वो नजरियाती ग्रुप जिनकी बात कर रहे थे रजी साहब, मेरा ख्याल है नजरियाती ग्रुप वो पीटीआई के वो बानियान जो थे, या ये वो हल्का है जो हामिद खान का हल्का बानियान तो रह ही नहीं है मेरा ख्याल। हामिद खान का हल्का था बॉल्टन वाला, वो थे दालते चढ़े हुए। बानियान तो रह नहीं, हामिद खान ही फारग। इसकी वजह ये है कि वजीउद्दीन साहब भी फारग और बाबर साहब, अकबर बाबर, इमरान खान साहब को चंद जो शुरू में बिल्कुल जब पीटीआई बन रही थी आगाज में, उसमें कुछ जो कारकुन जो थे, उसमें भी मतलब ये हमारे दोस्त थे उमर सरफराज चीमा साहब, वो थे, और एक अशफाक है लड़का, अब तो खैर लड़का नहीं रहा, जब लड़का था, जब हम नई नई रिपोर्टिंग करते थे यहाँ पे लाहौर में, वो बेचारा रोटियाँ बांध के ना, जब पीटीआई के 8-10 लोग होते थे, तो वो होता था, इस तरह के 4-5 लोगों के अलावा इमरान खान साहब के साथ कोई नहीं होता था। लेकिन वो उसके बाद जो लोग आए, हाँ, ये वैसे पॉलिटिकल पार्टियों का ये है, इसी तरह ही होता है। लीडर्स यहाँ कुछ ज़्यादा है, अच्छा, इधर कुछ ज़्यादा, इधर बाद में जो आए हैं ना 2011 के बाद, वो इस तरह धकेल के ले गए पीछे। और उसमें भी ये हुआ कि जो लोग काम कर रहे थे गली मोहल्ले में, फिर उनके ऊपर भी कोई और लोग आ गए, यानी जो जीत कर आए हैं, जीतने वालों के ऊपर भी कोई और लोग आ गए ना। अलमिया पीटीआई का ये है असल में हुआ कि भाई एमपीए एमएनए को पता ही नहीं कि मैंने हल्के में क्या करना है। हुकूमत है, जब आपकी हुकूमत हो तो फिर आपको इस तरह कुट पड़ती है जब आप लोगों से डिस्टेंस करेंगे। आपको लगता है कि ईवीएम के बगैर अगला इलेक्शन पीटीआई नहीं जीत सकती? देखिए जी, अब पंजाब में पीटीआई जीत रही है, केपीके में तो खैर पेशावर भी आ गई, पता नहीं क्या केपीके, बाकी पूरा केपीके है। पंजाब में कहाँ जीती? पंजाब में पीटीआई नहीं जीती ना। अच्छा, पंजाब में मुस्लिम लीग नून मेजॉरिटी ले गई ना। बोर्ड में टोटल सीटों में, जो टोटल वार्ड्स है, तो उसमें नून लीग की मेजॉरिटी है। और ज़िमनी इंतखाबात में 12 ज़िमनी इंतखाबात हुए पाकिस्तान में, 12 ज़िमनी इंतखाबात में से एक पीटीआई जीती थी, एक भी वो जीती थी जो मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी के अंदर इख्तलाफात हो गए थे, कुरम वाला कौमी असम्बली का। तो ईवीएम अपना ज़िमनी इंतखाबात और फिर कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात, पीटीआई के लिए हालात मुश्किल होंगे। तो इसी वजह से ज़ाहिर है खान साहब कोशिश करें ईवीएम भी हो, ओवरसीज़ का वोट, असल टारगेट तो ही ना ईवीएम और ओवरसीज़ का वोट है कि वो मिल जाए, तो मार्जिन कम करे अपनी शिकस्त का। तो ईवीएम बहरहाल, ईवीएम पे अभी तो इलेक्शन कमीशन का पंगा है सर। बाजा साहब, हाँ, इलेक्शन में जान की मान पा के एक चीज़, बाजा साहब मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी में कोई इख्तलाफात नहीं थे, उनका कैंडिडेट जीत गया था, बस वो अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद किसी आला शख्सियत के भाई
जो थे ना वो जिद कर गया कि नहीं मैंने जीतना, तो फिर वो जीत गए इसलिए। हैं हाँ अरे मेरे तो उतना ना गए ਜਿਹੜੀ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿੱਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। कैंडिडेट जीते हैं। के भाई वो इंडिपेंडेंट थे, देखो, ठीक इंडिपेंडेंट सर वो ਉਹ पीटीआई ਕਹਿੰਦੀ ਹਮਾਰਾ नहीं, नहीं, ਤੁਹਾਡਾ मौलाना साहब की जमात से खुद के independent नहीं नहीं वो कहते हैं कि वो पीटीआई नहीं जीती। यानी कि कौन जीता था वो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट थे, वो इंडिपेंडेंट थे, मौलाना साहब के ही जमात से थे, वो टूट कर जीते वही जिसने भी जितवाया, मैं वो नहीं कह रहा, हाँ। लेकिन उनकी जमात में लिफ्ट हुई तो इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है। सर आप क्या फरमाते हैं इसके ऊपर कि ईवीएम क्या इतना बड़ा इशू है कि और क्यों अच्छा एक और बड़ी ईवीएम से ज़्यादा सर वो जो पहले चट्टा साहब बात कर रहे थे क्या? ना, मैं टोटली टचवुड सर, मैं एग्जैक्टली वही बात है, मैं आपसे कल परसों भी जिक्र कर रहा था, इत्तेफाक से वो गवर्नर साहब ने बुलाया हुआ था। हाँ हाँ तो वहाँ पे पहला सवाल उन्होंने 3-4 सबसे जब पूछना शुरू किया, तीसरे चौथे नंबर पे मेरी बारी थी कि क्या आपको लगता है, मैं कहा जी मैं और जगह का तो नहीं आपको बता सकता, लाहौर के अंदर टोटली मिसमैनेज्ड हैप-हैज़र्ड यतीमों की तरह इलेक्शन लड़ा है। 4 लोग तो मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने खुद जाके कवर भी किया, 4 लोगों को तो इन्होंने यहाँ से दस्तबरदार करवाया, किसी को पॉलिटिकल सेक्रेटरी लगा दिया और इस तरह के होम्योपैथिक ओहदे दे के जो लगा देते हैं आप। 2 लोग उसके बावजूद 2 वार्ड में से इंडिपेंडेंट खड़े हो गए। मैंने कहा सर वोट तो डिवाइड हुआ है। दूसरा, एक पैसा लगाने वाला कोई नहीं था, अलीम खान नहीं था इस दफ़ा, ना उसे कुछ स्पीयर हेड करने वाला था कैंपेन को, और अग्री किया गवर्नर साहब ने, उन्होंने कहा बिल्कुल यही गल है। बाकी चीज़ें वो जो सुमरो साहब पहले कह चुके हैं कि इसमें ज़्यादा ज़ाती पीआर का और उन चीज़ों का ज़्यादा अमल दखल है, महंगाई वाला मामला भी अच्छा होगा, अगर लेकिन मैनेज कर लिया जाए तो चीज़ें ठीक हो सकती है। ये सिर्फ मिसाल मैनेज हमारे हुआ ही सामने। नहीं, लाहौर के अंदर तो था ही कुछ नहीं। अच्छा विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स वाला जो आगे आना है उस पर गवर्नर साहब बहुत ज़्यादा परेशान थे कि गैर जमाती बुनियादों पे होना है, और पार्टी की टॉप लीडरशिप ये सोच के बैठी हुई है कि जित जान इंडिपेंडेंट तो कोई मसला नहीं, आनगे तो हुक्मरान पार्टी दे विच, मतलब खुद ही सोच लिया उन्होंने, वो मैं की कमा जिब्राल्टर वाले मामले की तरह कुछ नहीं करना उन्होंने। हवा कहीं की भी चल सकती है क्योंकि उन इलेक्शंस की बाद में, उसके बाद अगर लोकल बॉडीज इलेक्शन होते हैं सर, और उसके बाद जैसे ये भी चल रहा है मामला कि खान साहब शायद अर्ली इलेक्शन कॉल कर दें, ना भी करें तो उसके बाद अगले इलेक्शन तो आ जाने। तो ईवीएम शीवीएम वाला मामला अपनी जगह पे, मुझे ज़ाती तौर पे जो गवर्नर साहब की देख के तशवीश, अच्छा ये उनकी जिम्मेदारी थी, वो खुद लाहौर के अंदर टिकटें दे रहे, एजाज चौधरी और ये दोनों देते रहे हैं, इंतहाई गलत टिकटें दी हैं, कंट्रोल करने वाला देखने वाला कोई था नहीं। अच्छा सर सुनने वाला भी कोई नहीं आपकी पार्टी के अंदर, लाहौर के अंदर। एक होता है ना कि ऊपर को बैठा हुआ है, साद रफीक साहब को कम अज़ कम जिसको कह दिया यार तुम नहीं हो, चुप करके बैठ जाते हैं। तंजीम है, जानते होंगे पीटीआई को, लाहौर को, गवर्नर साहब तो हाँ गवर्नर साहब एजाज चौधरी साहब तो सर बार पार्टियां बदलते हैं वो। गवर्नर ओ यार वो कुछ शौकिया भी होते हैं ना। मैं तो सर इमरान से यही बात कर रहा था, ईवीएम तो अभी बात की बात है, मुझे तो अगले जो बलदियाती अभी होते हैं अगर, तो मुझे तो फिलहाल मैं आज फॉर अ चेंज अग्री करूंगा सुमरो साहब से कि मतलब मुझे बड़ी हालत पतली नजर आ रही है। अच्छा जी 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 प्लीज प्लीज सर एक दो यार एक अच्छी खबर कौन को सुना दे। सुनाओ सर। बरतानिया जाने के लिए जो हम रेड लिस्ट में से थे उसमें से निकल आए हैं यार। अच्छा कोई अच्छी खबर आई यार हमारे लिए। वाह जी वाह। ये कोई अच्छी खबर नहीं है, ये अच्छी खबरों में से एक और अच्छी खबर है। थोड़ा सा अल्फाज को मैं रिक्वेस्ट करूँ। अच्छा तो इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो जो अभी सुमरो साहब ने जी टीम गई उन्होंने अच्छी खबर कह रहे हैं। बाकी अच्छी खबर मैंने कहा और अच्छी खबर, वो अच्छी खबर नहीं है। इसमें एक चीज़ जो अभी बात हुई कि देखें मुझे नहीं पता बाकी क्या हुआ, लेकिन मेन चीज़ ये है कि ईवीएम की थोड़ी सी बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा। जी देखिए अभी मैंने प्रोग्राम से पहले मैं बात कर रहा था कि 2 तरह के लोग होते हैं जो हर तब्दीली को कहते हैं नहीं ये ठीक नहीं, पहला काम ही ठीक है। एक तरफ हम कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी गुजर गई फिर इलेक्शन नहीं हुआ, और एक तरफ हम कहते हैं कि नहीं असा उससे तो ही रहना है। इट मीन्स कि हम ये सारे ये भी मानते हैं। इस पे तो ये है कि मैं आखिरी बात करूंगा उसके बाद आपके। एक तो हम कहते हैं कि पहला सिस्टम ठीक नहीं है और नया सिस्टम हमने लाना नहीं लिया था, पहला सिस्टम ठीक नहीं वही चलना है। इट मीन्स कि हम इंटेंशनली उसी सिस्टम को मान के बैठे हैं। दूसरी बात ये है कि पूरी दुनिया में ही चल रही है यार, नकायस उसमें भी होंगे। क्या एक ज़माना मैंने वो भी देखा, आज से 10 साल पहले कई बड़े जेडे नौजवान बड़े होंगे सन ना, वो कहते हैं ऑटोमेटिक कार नहीं लैनी, इसे नहीं चलती, वो गेयर हथ ना लाने वाली गड्डी लैनी है। वक्त के मुताबिक चलें खुदा के लिए। आने वाले दिनों में ईवीएम ही आनी है, 10 साल बाद आए, 5 साल बाद आए, आपने जिस चीज़ के ऊपर आनी ही आना है। नहीं तो आप हमें एतराज जो है ना ईवीएम नहीं, मैं लास्ट पॉइंट कर रहा हूँ फिर आपके। ईवीएम को इज द नीड ऑफ द आवर, आज भी आनी है, 10 साल बाद भी आनी है। ये उसी तरह जिस तरह आपने नादरा, हाँ ये कहें कि उसको डिस्कस करें, उन चीज़ों को लेके चलें, उसको असम्बली में लेके आएँ,
उस ईवीएम सिस्टम की जो नकायस हैं उसको असम्बली में डिस्कस करके उसको बेहतर करें ताकि हम बेहतर इलेक्शन की तरफ जा सकें। ये मेरा मौका ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲਿਆਦਾ ਇਹ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ। गल ते आर्गूमेंट दी हो रही है, ज़ात पे आ गए। ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ। आप कोई बात मैं करना ये चाहें? कह रहा था कि मसला ईवीएम से किसी हमें तो पर्सनल ईवीएम से एतराज़ कोई नहीं मसला है, ही नहीं। इदारों की ईवीएम दे उसको पिछे खत्म ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, इदारों की मुदाखलत देखें। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ जी। आप सारे माशाल्लाह बड़े यंग हैं, रजी साहब भी यंग हैं, सब यंग हैं। मैं अपने ਫਿਰ ਛੇੜਿਆ तो साहब ने छेड़िया ना और मैं भी कर रहा हूं। अच्छा मेरा मेरे एक पार्ट सुन ले। जब हम अपनी अर्ली एज में थे ना, मगर टीन एज में, हम ये देखते थे वी बिलोंग टू अ विलेज कि एक बंदे का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ ना, उसने अमेरिका का वीज़ा अप्लाई किया, अगले दिन उसने नवे नाम का शनाख्ती कार्ड बनवा लेना, अगला नवा पासपोर्ट बनवा के फिर एम्बेसी चले जाना। उसको किसने रोका है? टेक्नोलॉजी ने। आपने एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी सिस्टम लेके आया, उससे आपने उन कबाहतों को ख़त्म किया। देखिए चेंज जो टेक्नोलॉजी ने ही पूरी दुनिया के अंदर, जिन ममालिक में हम ये कहते हैं कि बुराई कम है या जुराइम कम है, उधर टेक्नोलॉजी ने ज़्यादा रोका है, उधर लॉ एंड ऑर्डर उनके कानून ने कम रोका है। मैं एक आखिरी बात, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਲਓ। आखिरी बात ये है कि बंदा तो तुसी नहीं बदल सकते फिलहाल, ते कम से कम अगे सिस्टम ही बदल के वेल हो सकता, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ। यानी कि तुसी कहते हो बंदा नहीं बदलना तो सा निज़ाम भी नहीं बदलना। नहीं ਬੰਦਾ ਬਦਲੇਗਾ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲੇਗਾ। वो क्या कहते हैं, मुन्ने भाई लगे रहो। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਤਵਾਂ ਆਈਜੀ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਔਰ 6ਵਾਂ ਚੀਫ सैक्रेटरी भी देख लिया सर जी। ईवीएम की जो मशीन जो है ना सर, मशीन तो बंदों को नहीं कहती ना कि ये जमात छोड़ के इसमें शामिल हो जाओ। हाँ, मसला वो है, मसला ईवीएम में इलेक्शन यानी आपका ख्याल है कि सिर्फ बंदे बदलते हैं। ईवीएम तो कोई इतराज नहीं। ये पता है नहीं ठहरो, मैं कहना देखो, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। नहीं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ईवीएम देखे मशीन के ਇਹ पुर्जा ठीक नहीं, ये टेक्नोलॉजी ये प्रोग्रामिंग ठीक नहीं, वो ठीक हो सकती ना, वो तो बैक गल कर लो। साढ़े तो इतने ट्रस्ट डेफिसिट इतना बड़ा है कि हमारे यहाँ जो एक इदारे के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है, वो पार्टियां बनाता है, वो पार्टियां तोड़ता है और राती बंदे गायब हो जाते हैं, धुंध पै जाती है, की हो जाता। हमारा मसला वो है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसका इस्तीफा अच्छा सा जवाब किया ना, ओवरऑल उनकी रिस्पांसिबिलिटी आगे भी। हाँ, उन्होंने मनना ही ना अब डे। कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आउटराइटली उसको ये तो ना कहते हैं कि यार नहीं करना सी ते एक सुराख है बस है चलती पैसा नहीं उसने 37 चीजें बताई बिल्कुल हैं। है, उसमें से टेक्निकल नहीं है ना। मैं लास्ट में बात कर, अच्छा मैं एक छोटी सी गुजारिश कर दूं, एक मुझे करेक्ट कर दीजिएगा सर अगर मैं यहाँ पे गलत हूँ, मेरी जाती राय के अंदर, बल्कि चट्टा साहब एक्सपीरियंस ऑफ द पॉलिटिशियन है, एक बारीकी होती है वोटर लिस्टों के अंदर। वोटर कट देते हैं इधर उधर करते हैं, जेरी मैंडरिंग तो अलहदा हो जाता है, वो एरिया चेंज कर दी, उसी की एक छोटी फॉर्म मतलब वोटर लिस्ट है। नादरा के साथ ये सिस्टम कनेक्ट हुआ हो, जो अभी मामला चल भी रहा है, और वहाँ पे जो 2 पोलिंग एजेंट 3 बैठे हों, मशीन के अंदर ही कोई ऐसी ऑप्शन हो कि उसी के अंदर से नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक वोटर लिस्टें निकल रहे हैं, एक तो बारीक तरीन जो जिसकी वजह से धांधलियाँ होती स्यापा होता है, यार खत्म हो जाए मसला ये है ही नहीं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मसला है ही नहीं है वाला। अच्छा आपको ईवीएम से नहीं है मसला? मसला देखें, टेक्नोलॉजी बेहतर से बेहतर दुनिया में है, आ जाएगी। सही मसला नीता ना है यार, हमें ट्रस्ट ये डेफिसिट। तो फिर आज हमारी वोटर कहीं तो फिर आगे बढ़े। आज की हमारी वोटर सर, नादरा की मतलब नादरा उसको कंपाइल नहीं करती, रिकॉर्ड नादरा से लिया जाता हाँ, है ना, बिल्कुल। शनाख्ती कार्ड नादरा के साथ। देखिए मैं इनकी बात ये कर दिया जी, मसला मशीन से नहीं है, पीछे छुपे हाथों से है। तो देखिए वो भी बदले, वो भी ठीक होना चाहिए बस और नहीं बस ईवीएम नहीं सर, ईवीएम नहीं इस्तेमाल बस होती, नहीं, बंदे पीछे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करें। देखिए हम अपने बच्चे को जिस कॉलेज इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, कोशिश सर करते हैं। ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, नहीं ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ, ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। मैं देखो ये होना जाती अटैक कर रहे हैं। एक तो फिर आखिरी बात, काइंडली
वक्त के साथ चलें, जी, बिल्कुल टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम इस्तेमाल करें। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਝਾਓ ਵਕਤ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ। वो भी ਮੁਲਕ ਦਾ मतलब है कि इलेक्शन शफाफ नहीं होना, यानी कि एक सर, नहीं ऐसा हो सोच सकता। लिया कि नहीं ये हो हो ही सकता। नहीं सकता, नहीं हो सकता। लो फिर तुसी प्रोग्राम ही मुका दिया कि गल ही मुक गई, फिर प्रोग्राम नहीं हो सकता ना। अगर आप बुनियादी चीज़ ठीक नहीं करेंगे तो काम नहीं ठीक होगा जी। कि जो ईवीएम है ना, पीछे अगर इन्फ्लुएंस होगा, पीछे लोगों को फिर ईवीएम में ज़्यादा धांधली होगी पेपर वाले, इससे बैलेट पेपर मुझे ये से। बता ये दें, तो जब सर, से- ये- जब से नादरा का सिस्टम आया, जब से नादरा का सिस्टम आया, लोग तो वही बैठे हुए हैं ना, हाथ तो वही है। सर क्या नादरा पहले का से सिस्टम, corruption कम- सर system नादरा खराब था, का मुझे पहले- सर ਤੁਸੀਂ ਨਾਦਰਾ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਦਰਾ ਦੇ ਕਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। लेकिन जिन्ना आसानी ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਚੌਧਰੀ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਨਿਸਾਰ, ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਸ਼ੇਰ ਰਸ਼ੀਦ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, गिरफ्तार सर बात सर ज्यादा आसान होया है। नहीं मुश्किल नहीं होया, महंगा होया। हाँ ऐसी गल सर। ट्रस्ट डेफिसिट वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। जब तक पॉलिटिकल पार्टियां बैठ के इसके ऊपर कोई ईमानदारी के साथ खौफ उतार के अपने इसके ऊपर कोई सही डायरेक्शन में काम नहीं करेंगी, ये पाकिस्तान में इलेक्शन वो EVM कर लें, BMT कर लें, CMT कर लें, जिसके मर्जी कर रहे हैं। पेपर किहड़ा हुंदा जी, खाली बैलेट पेपर, बक्से चुके जाएंगे, धुना पै जाएंगियां। तो ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो असल मसला है, और उसको दूर करने के लिए कि बैठ के पॉलिटिकल पार्टियां कोई रास्ता निकालें। आपसे इजाज़त फ़िल वक्त इतना ही। अगले जुमे इंशाल्लाह फिर आपके साथ मुलाकात होगी।